दोस्तों, जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। चाहे छोटा सपना बना लो, चाहे बड़ा सपना बना लो, पर लेकिन जितना बड़ा सपना होगा उसकी पेमेंट भी आप लोगों को उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा ना, जब बॉडी पे फैट ज्यादा हो जाता है, मोटापा ज्यादा पड़ जाता है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस मोटापे को हटाने के लिए। तो इसी तरीके से आप लोगों का गोल जो है वो अगर बड़ा है, आप लोगों की तकलीफ भी इतनी ही ज्यादा बड़ी होने वाली है, और तकलीफ ही जितनी बड़ी होगी आप लोगों की जिंदगी में, तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि अगर आप लोग जिंदगी में एक बड़ा गोल सेट करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग भी आप लोगों को बड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए एनर्जी भी आप लोगों को ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों को ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। अगर जिस जोन में आप लोग चल रहे हैं, एक कंफर्टेबल जोन में, अगर उसी जोन में आप लोग चलते रहे तो कभी भी आप लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को रियलिटी में लग रहा है कि आप लोग इस गोल के बिना नहीं जी सकते, ये गोल जो है आप लोगों की जिंदगी बन चुका है, तो हमेशा उस गोल को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान के साथ में लेकर चलिए, और वो भी एक प्रैक्टिकल वे में। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल बना लिया, इतना टाइट अपना टाइम टेबल बना लिया कि वहां पर बिल्कुल भी खाने पीने, खाने बैठने सोने का भी जरा सा भी टाइम नहीं है, वहां पर खाने पीने का भी, नहाने का भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्लान को एक तरीके से ऐसा रखिए कि वो आप लोगों के ऊपर प्रेशर न डाले, वो आप लोगों को पढ़ने के लिए और प्रेरित करे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए आप लोग क्या करना चाहिए, पहले अपना टाइम देखिए कहां पर आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, कहां पर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वहां से देखिए किस तरीके से आप लोग अपने टाइम को लेकर चल सकते हैं। और ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि एक बड़ा प्लान बनाइए अपनी जिंदगी के लिए कि आने वाले 6 महीने में कहां देखना है अपने आपको, 1 साल में कहां देखना है, 2 साल में कहां देखना है, फिर 5 साल में या फिर 10 साल में अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहते हैं। ये चीजें आप लोगों के माइंड में एक प्लान होना चाहिए, तभी आप लोगों की एनर्जी को आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर बस ऐसे ही चली जा रही है जिंदगी की, हाँ आज उठ गए सुबह को, फिर चीजें स्टार्ट हो गई, फिर शाम को सो गए, फिर अगले दिन उठ गए, तो जहां पर हो वहां पर ही रहोगे अगले आने वाले 10 साल में भी, तो उससे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अपने प्लान के साथ में आगे बढ़िए, तब आप लोग जिंदगी को चेंज कर पाओगे। बिना प्लान के जिंदगी जो है वो एक तरीके से बिना डायरेक्शन, एक तरीके से बिना गोल के, पता हुआ नहीं, गाड़ी लेकर चल दिए घर से पर ये पता नहीं जाना कहां है, बस सड़कों पर घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से सड़कों पर घूमते रहोगे तो प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी के साथ में जिंदगी को जीना स्टार्ट करो, फिर देखो जिंदगी जीने में भी मजा आएगा। करंट अफेयर अगर आप लोग अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो आप लोग देखिए, पूरा करंट अफेयर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा, और शानदार तरीके से आप लोग चाहे एस्से लिख रहे हैं, चाहे आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, चाहे इंटरव्यू में आप लोग कहीं पर किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ भी इन दोनों की आप लोग जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी जाकर आप लोग वहां पर सर्च कर सकते हैं @स्टडी लवर वीर के नाम से। तो कई सारे और भी चैनल है फेक, देख लीजिएगा। इसके अंदर जो मेंबर है वो 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उसी का पार्ट आप लोग बनिएगा। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, जिस बच्चे के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर बात की जा रही है गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर लोकेटेड कहां पर है, किस माउंटेन रेंज के अंदर ये लोकेटेड है, और रिसेंटली अभी यहाँ पर ये चीजें न्यूज में भी थी। तो बात की जा रही है विंध्या रेंज, इसी के साथ में सतपुरा रेंज, अरावली रेंज, या फिर वेस्टर्न घाट, तो कहां पर है ये बताइए। ये न्यूज में था क्योंकि अभी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी इसके बारे में कुछ बातें बोली गई है। तो सारी चीजें नहीं रटनी होती है यार एग्जाम में, जो भी आप लोगों को इस तरीके से न्यूज में उसका बैकग्राउंड आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें न्यूज में थी, अभी फिर आप लोगों को जब डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में तो इसके बारे में बताऊंगा ये न्यूज में क्यों था। तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर यहां पर इसका देता है। और जो साइड में आप लोग का जो कमेंट चलता है ना, यहां पर ये जो आप लोग लाइव कमेंट करते हैं, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग वहां पर भी उसको अटेम्प्ट कर सको। वहां पर भी वोटिंग का ऑप्शन आता है, तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बाकी आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। पहले आर्टिकल देखेंगे, काफी शानदार तरीके से आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद में फिर हम लोग न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेंगे। तो पूरा एक शानदार डिस्कशन रहने वाला है जो कि पूरा दिन तैयार कर देगा आप लोग का अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, खासकर हर जगह आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली बात कर रहा है अभी दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की असेंबली के द्वारा जो सोशल मीडिया जो साइट है, उनके जो चीफ होते हैं, कई बार उनके जो कंट्री के अंदर जो उनके टॉप मोस्ट ऑथोरिटी होती है, उनको समन किया जाता है अगर कोई दिक्कत होती है। तो क्या पावर यहाँ पर उनके पास में है ये काम करने की। तो इसके चलते ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको देखें। और वैसे भी कई बार आप लोग देख ही चुके हैं कि IT के रिलेटेड जो रूल है अभी न्यूज में है, तो और क्या आप लोगों को सीखने को इससे मिलेगा, तो कुछ बातें यहाँ पर जानेंगे। अभी यहां पर ये जो साइड वाला आर्टिकल है, ये बेसिकली इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी के लिए कौन कौन सी पार्टी किस तरीके से अपना चीजों को तैयार कर रही है,
क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर कि आप लोग इलेक्शन को कैसे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन है, आने वाले टाइम में क्या रहेगा वो देखने को मिलेगा। जो भी उत्तर प्रदेश वासी हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग जो यहाँ पर योगी जी भी सीएम है इनसे कितना खुश हैं, या फिर आप लोग किसको चाहते हैं, या फिर आगे भी इन्हीं को चाहते हैं। तो अपना एसएलवी परिवार से भी एक एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों का सोच है, कई बार क्या होता है कि आप लोगों से देखिए नॉर्मली तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो। ये यहाँ पर अभी आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, जोकोविच साहब जो है अभी जीत कर आए हैं, यहाँ पर 20 ग्रैंड स्लैम उनके पास में हो गए हैं। तो इसका पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल का दूंगा। बेसिकली इसमें जो कंपेयर किया गया यहाँ पर रोजर फेडरर और राफेल नडाल को भी यहाँ पर कंपेयर किया गया, और इसी के साथ में ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ पर ये सेरेना विलियम के बारे में बातें की गई है। तो इसको कंबाइन कर मैं आप लोगों को सारा डेटा एक जगह बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। बताऊंगा क्या, एक बार देख लीजिए, 1 मिनट इसको देखने में लगेगी। मैंने आप लोगों को ये दिखाया भी था। बेसिकली है क्या यहाँ पर रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच साहब जो हैं ये अब 3 इक्वल प्लेयर हो गए हैं, जो कि अलग अलग अगर विंबलडन के बारे में बात करें, अगर अलग अलग यहाँ पर ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया होता है सबसे पहले, फिर होता है यहाँ पर फ्रेंच ओपन, फिर होता है यहाँ पर विंबलडन और फिर होता है यहाँ पर यूएस ओपन। तो अगर इनको सबको ऐड करोगे तो इनका योग आएगा 20-20-20। अब यहां पर इनके द्वारा यह बताया गया इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर में, अगर मोटे मोटे तौर पर देखो 2000 से लेके अब तक का टोटल मिलाकर 86 ग्रैंड स्लैम हुए, उन 86 यानी कि 86 में से 60 जो है इन तीनों के द्वारा जीते गए। यानी कि कहते हैं आधे में राम और आधे में गाम, यानी कि आधे में सारी दुनिया, बचे हुए 26 अलग अलग लोगों के द्वारा जीते गए, बाकी का 60 जो है ये 3 जो प्लेयर हैं ये उठाकर ले गए। तो अपने आप को एक ऐसी कैटेगरी में लाकर रख देना कि कोई भी आप लोगों को एक तरीके से हराने के बारे में न सोचे, और हमेशा जो खेल होगा उन्हीं के बीच में खेला जाएगा जो टॉप प्लेयर होंगे। यही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए वैसे जो है एग्जाम में अगर आप लोग ढंग से देखिएगा ना, कुछ ही प्लेयर के बीच में कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है जो रियलिटी में डेली अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, डेली अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन उनको करने होते हैं, डेली प्रॉपर अपना एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट बनाकर चल रहे हैं। आज की डेट में अगर टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देखो या फिर फेसबुक पर, दुनिया भर के बच्चे अभी कॉन्टिन्यूअस आंसर लिख रहे हैं, और क्वालिटी तो देखो उनके आंसर की, जब पहली बार उन्होंने आंसर पोस्ट किया था और आज के डेट में आंसर पोस्ट किया उसमें दुनिया भर का डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो ये कैसे हो पा रहा है, वो रेगुलर अपना आंसर लिख रहे हैं, पर लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है इस तरीके से रेगुलर आंसर लिखना। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अगर डेली अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि डेली 7 बजे आकर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, तो सबके बस की बात नहीं है कि अपने आप को उस टाइम पर डेली मैनेज करना। ये डिसिप्लिन का काम होता है यार, एक ये इतना आसान चीजें नहीं होती है कि आप लोगों को दिखने को मिल रहा है कि सामने वाला कर रहा है बस ऐसे ही हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता है। वो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना अगर टाइम टेबल बना लिया तो आप लोग कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग उसको डिसिप्लिन में अपने आप को ला ही नहीं रहे। तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा इंसान को, तब जाकर यहां पर इस तरीके का अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन डेली देता हूं उस क्वेश्चन का आंसर डेली लिखिए, आप लोग प्रॉपर वे में अपनी प्रैक्टिस डेली करिए, तब जाकर अचीवमेंट देखने को मिलते हैं। और देखिए अचीवमेंट अगर एक बार आप लोगों ने लेने स्टार्ट कर दिया ना जिंदगी में, तो फिर अचीवमेंट के आगे कोमा लगते चले जाएंगे। जैसे यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कोमा ही तो लग रहे हैं। यहां पर अलग अलग प्लेयर के द्वारा अलग अलग तरीके से शानदार तरीके से यहां पर ये इतने सारे विंबलडन जीते गए हैं। अगर फ्रेंच के बारे में पूछे, फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा जीता गया राफेल नडाल के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। यूएस ओपन जो जीता गया जोकोविच के द्वारा, और विंबलडन जो जीता गया यहां पर, ये जीता गया अब तक किसके द्वारा, ये जीता गया यहां पर बेसिकली फेडरर के द्वारा। उसी के साथ में अगर जो बात करें यहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में 6 इनके पास में, और विंबलडन में यहां पर इनके पास में 6, तो हल्का हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है किसी वनडे टाइप ऑफ एग्जाम में या नॉन यूपीएससी टाइप एग्जाम में। और इसी के साथ में अगर वुमेन के बारे में आता है तो सेरेना विलियम का नाम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सेरेना विलियम जो है इन तीनों से भी ऊपर है जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सेरेना विलियम जो है इन तीनों से भी ऊपर है। सेरेना विलियम के पास में 23 ग्रैंड स्लैम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, चाहे अपनी कंट्री में आप लोग मैरी कॉम जी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे इधर सेरेना विलियम जी के बारे में बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात क्या लगती है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि एक ऐसी पर्सनैलिटी, ये यहां पर प्रेग्नेंट हुई थी, इन्होंने एक बेबी को जन्म दिया, और आप लोगों को पता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी के अंदर कितने सारे चेंज आते हैं, उसके बाद में अपने आप को एक वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनाना, अपने आप को फिर से उसी फिटनेस में लेकर आना, भाई साहब आसान बात नहीं है। थोड़ा सा फैट इंसान की बॉडी में बढ़ जाए ना, उसको कम करने में इंसान की ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसा लगता है यार पता नहीं कैसे होगा, ये दुनिया भर के तामझाम लेकर बैठ जाता है।
और यहां पर अपने आप को बॉडी को फिट करना, और फिट करने के बाद में अपने आप को एक पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन पर लेकर आना जिसमें वर्ल्ड प्लेयर हो, एक ऐसे लेवल के आप लोग चैंपियन हो कि कोई आप लोगों के सामने टिक नहीं सकता है। तो 23 ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीते गए हैं, अगर आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा तो यहां से आप लोग मोटिवेशन भी ले सकते हैं और एग्जाम के लिए क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बन ही जाता है। तो यार ये तरीके होते हैं। देखिए, अगर आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं ना, तो डेली रेगुलर आप लोग जो न्यूज देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, उसमें से भी आप लोग मोटिवेशन निकाल सकते हैं कि हाँ यार ये भी तो कर रहे हैं अपना काम, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात करें यहां पर पर्टिकुलर इन प्लेयर के बारे में, तो बताया गया है यहां पर जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन को ब्लू कलर दिया गया है, यहां पर ऑरेंज दिया गया है, यहां पर ये फ्रेंच ओपन को विंबलडन दिया गया ग्रीन, और यहां पर यूएस को बेसिकली पिंक कलर। तो इसको अगर देखोगे आप लोग पूरा एरिया यहां पर, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया दिखाने को बात करें तो जो ट्रायो यानी कि जो रोजर फेडरर और इसी के साथ में राफेल नडाल और जो यहां पर ये नोवाक जोकोविच साहब हैं, ये ही पूरे इसमें एरिया में छाए हुए हैं। तो ये यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर ये भी दिखाया गया इनके 20 पूरे हो गए हैं अभी यहां पर जीतने के बाद में। तो ये है आप लोगों के सामने पूरी पिक्चर। इंपॉर्टेंट बात आप लोग इनके देश के बारे में याद रखते हैं, जो नोवाक जोकोविच साहब हैं वो सर्बिया से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सर्बियन प्लेयर हैं। इसी के साथ में अगर बात करें तो टॉप 1 रैंकिंग पर आज के डेट में टेनिस में कौन है, तो वो यही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है जो यहां पर ये रैंकिंग तैयार करती है। ठीक है, दूसरा राफेल नडाल जो है वो कहां से आते हैं निकलकर, तो राफेल नडाल स्पेन के हैं, रोजर फेडरर स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड से निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इनके बारे में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आप लोगों से यहां से, तीनों जो यहां पर, ये तीनों नहीं सॉरी चारों जो यहां पर ये बेसिकली जो चारों ये ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, ये अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं। कोई ग्रीन पर, कोई क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, कोई हार्ड कोर्ट पर। तो कौन सा कोर्ट बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनका नाम और कोर्ट का नाम आप लोगों को सामने बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा। और फिर से मैं ये बोलता हूं कि देखिए कई सारे बच्चे शानदार आंसर दे रहे हैं, पर लेकिन आंसर मैं वही पिक करूंगा जो यहां पर आंसर 7 से 8 के बीच में दिया जाएगा। ठीक है, 7 से 8 या फिर 8:30 तक आप लोग लगा सकते हैं इसको। ठीक है, मैक्सिमम 9 से 12 आंसर में नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर आप लोगों को आंसर देना है। 7 से 8 वाले की ज्यादा प्रेफरेंस रहेंगे, क्योंकि ये फिक्स टाइम इसीलिए किया गया है मेरे द्वारा, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में अपने शेड्यूल को फॉलो कर सको। पुश करना पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है, कल मेल लिख रहा है, बोल रहा है कि सर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 7 बजे भी देखना, मैं रात को लेट सोता हूं तो लेट उठता हूं। इतना भी लेट क्या सो रहे हो यार, पूरी रात जो है, रात को लेट तक पढ़ने का मतलब होता है कि 12 या फिर 1 बजे तक पढ़ लो। ठीक है, ये नहीं आप लोग 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो, वो ना एक तरीके से आगे आने वाले दिन को भी बेकार करेगा। 3-4 बजे तक पढ़ लिया, फिर अगले दिन आप लोग 12-1 बजे उठोगे। पैटर्न ये रखो जिंदगी में सोने का और उठने का, कि आप लोगों की एनर्जी भी मेंटेन रहे। जब सोने का टाइम होता है उस टाइम सो, दिन में इस टाइम उठोगे, कम से कम मॉर्निंग में उठ के इंसान को, जब सूरज निकलता है ना मॉर्निंग में, तो उस टाइम पर आप लोग उसकी कम से कम 20 से 30 मिनट की सूरज की धूप लेनी चाहिए। आप लोग की बॉडी में एक अलग एनर्जी निकल कर आएगी। ये जो इस तरीका पैटर्न आप लोग फॉलो करते हैं ना, ये हो सकता है आप लोग थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर जाएं, पर ये लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है। तो इसीलिए बेसिकली मैंने चीजें की है कि ताकि आप लोग यहां पर इसको एंजॉय कर सको। ठीक है, तो ये यहां पर इसीलिए आप लोग थोड़ा सा पैटर्न अपना भी फॉलो कीजिए यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया, तो क्वेश्चन भी बन जाए तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर यूएसए और चाइना के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, उसके बारे में एक किताब है यहां पर, यूएसए आखिर कैसे अपनी पोजीशन से घटता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक प्लान के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालेंगे। ज्यादा हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। ये बेसिकली पॉलिटिकल एक तरीके से आर्टिकल यहां पर आरएसएस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो यहां पर चीफ है मोहन भागवत, उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी स्पीच के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ये वाला जो साइड वाला आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल के बारे में अगर बात करें तो इथोपिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री का इथोपिया के साथ में क्या रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका जो टाइग्रे वाला रीजन है काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, तो उसको भी समझेंगे, क्या क्या चीजें समझेंगे, हमारे क्या रिलेशन है, क्या कंडीशन बनी है। और इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा पर्सनली, जो आप लोगों को कई सारी बातें बताएगा। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल बातें भी की गई इनकी कंट्री की, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी यहाँ पर कवर की गई है। ये जो आर्टिकल है बता रहा है एजुकेशन के बारे में। बेसिकली कोविड-19 जा रहा है, तो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनको ओपन करना चाहिए। तो उसी के बारे में तो प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि कैसे आप लोगों को रोड मैप लेकर चलना है, क्योंकि कई सारे राज्य के द्वारा अभी यहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ओपन कर दी गई हैं। तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर आर्टिकल में मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी, टीचर को बेसिकली यहां पर एक तरीके से ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करें कि देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को टीचर को यहां पर वैक्सीन देनी पड़ेगी। और टीचर को वैक्सीन देने से क्या फायदा रहेगा कि यहां पर टीचर को वैक्सीन दी जाएगी और जो स्टाफ को वैक्सीन दी जाएगी तो सबको टैकल कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर लेकर चलना है। और अगर वही बीमार रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए यहां पर इसके बारे में ये बात की गई है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
फोकस यही कि कैसे यहाँ पर टीचर को लेकर साथ में चलना है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें जैसे स्कूल जो है वो बंद रहे, पॉपुलेशन काफी लार्ज स्केल पर जो है सब अपने अपने घरों में, अब कौन बच्चा कहाँ से निकल कर आ रहा है, किसको ये दिक्कत देखने को मिल रही है, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो उसके चलते अभी उबर, UBER, तो उबर के साथ में मिलकर यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था। जो कल जो एक पॉइंट था, जो कल आप लोगों का एक पॉइंट मुझे बताना याद नहीं रहा, वो पॉइंट ये था, मुझे याद आ गया, मैंने कहा इसको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। देखिए आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है, जो भी चीजें बचती है ना, अब वो आप लोग हो सकता है लिख सकते हैं कमेंट में कि हाँ सर ये बच गया, पर लेकिन रियलिटी में वो सारी चीजें मैं अपने आप लिख लेता हूं अलग से डायरी में कि हाँ ये आर्टिकल है, ठीक है। एक आर्टिकल आप लोग का बचा हुआ है, मुझे याद है, उसको मैं कवर करूंगा, टेंशन मत लिया कीजिए। तो ये सारी चीजें मुझे याद रहती हैं, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर अगर बात करें तो टीचर को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर उबर के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा मिलकर ये प्रोग्राम चलाया गया है कि टीचर को वैक्सीनेट तो करना ही करना है। अब टीचर को लाने और ले जाने का काम भी यहां पर ये करेंगे, तब तक यहां पर चीजें नॉर्मल होती है। खासकर जैसे कि टीचर को अगर जाना है यहाँ पर ऐसे सेंटर पर जहां पर दवाई लेनी है, बहुत दूर है वो दवाई लेने का सेंटर, तो टीचर की हेल्प करेंगे वहां पर जाने में। तो ऐसे प्रोग्राम हमारी कंट्री में भी, चेन्नई में, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के अंदर कई जगह अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि यूएन काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है ताकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक पैटर्न में आ सके। इनका बेसिक फंडा ये भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी एजुकेशन से बाहर निकल गए हैं, तो एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए अगर कोई आप लोगों से पूछे कहां पर बात की जाती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहाँ पर ये 4th है जिसके अंदर ये बात की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th जो है वो किताबों के बारे में बात करता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है। और कोविड-19 कहां पर आता है अगर आप लोगों से पूछे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3रे के अंदर आप लोगों को बीमारी हेल्थ के बारे में देखने को मिलेंगे। सारी चीजें यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिया कीजिए, काफी अच्छे से कई सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं। रियलिटी में यार मैंने कल भी एक, मैं बीच में क्या करता है, मैं यहां पर नजर मार लेता हूं एक बार जाकर जो क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते हैं। मतलब क्या शानदार तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप लोग की देखने को मिल रही है, बाकायदा डायग्राम बनाए जा रहे हैं, फ्लो चार्ट बनाकर आप लोग आंसर को दे रहे हैं। यही तरीका होता है लिखने का, भैया यही फॉलो करते रहिए। जो सिलेक्शन न हो जाए तो फिर आप लोग मुझे बताना। अगर रेगुलर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने आज तक यहां पर रेगुलर बिना रुके एक भी दिन क्वेश्चन लिखना नहीं छोड़ा हो, वो बच्चे का सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता यार। ऐसे डिसिप्लिन में आने के लिए आसान काम नहीं होता है। अब मैं क्वेश्चन पोस्ट करके हटता हूं, यहां पर वीडियो पोस्ट करके हटता हूं 7 से लेकर 8 बजे के बीच में। कई सारे बच्चे हैं जो 8 से लेकर 9 के बीच में आंसर दे देते हैं, आंसर राइटिंग का। समझ रहे हैं आप लोग, ये है डिसिप्लिन, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। और आप लोग कहां किस दुनिया में घूम रहे हैं, फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? इनके साथ में आप लोग कंपेयर कर रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए इन्होंने 7 से 8 वीडियो देखी और 8 से 9 इन्होंने आंसर भी दे दिया उठकर अपना, तो इनका काम ही खत्म हो गया आंसर राइटिंग का। अब अपना प्रैक्टिस करेंगे, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इनके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पूरा दिन अब इनके सामने बचा हुआ है। एक वो इंसान है जो चीजों को पोस्टपोन कर रहा है, आज नहीं कल लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो आज तक किसी का नहीं हुआ है, तो आपका कहां से हो जाएगा? तो आप लोगों को एक पैटर्न में लेकर अपनी जिंदगी को चलना पड़ेगा। यूपीएससी या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि गजेटेड लेवल का होता है, वो क्या कोई छोटा भी एग्जाम अगर आप लोग ले लीजिए, डिसिप्लिन मांगता है, इतना कंपटीशन है। अगर नहीं डिसिप्लिन में आओगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। तो आंसर है यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि अभी रिसेंटली जो यहां पर बात की जा रही है इथियोपिया के बारे में, तो मैप में भी हम लोग देखेंगे। तो एबे अहमद जो है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट लेड प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद टू कंडक्ट ए मिलिट्री कैंपेन इन द टाइग्रे रीजन। तो टाइग्रे रीजन में जो मिलिट्री कैंपेन इनके द्वारा चलाया गया है, तो वो किस रीजन की वजह से यहां पर इनके द्वारा चलाया गया है। इसी के साथ में बताया गया कि यहां पर जो फाइटिंग चल रही है इनकी, बोला जा रहा है कि हाउ हैज द फाइटिंग अफेक्टेड द इंडिया एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यानी कि इंडिया के साथ में क्या, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, इसके ऊपर भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन गया है, पहले भी, आगे भी बन सकता है क्योंकि ये रीजन न्यूज में। तो इसी के साथ साथ में आप लोगों को मैप भी दिखाता हुआ चलूंगा। तो काफी प्यारा इसके अंदर आप लोगों का ये डिस्कशन देखने को मिलेगा, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये बात करें एबे अहमद, ये है यहां पर प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद साहब। इंटरेस्टिंग बात ये है, देखिए अगर आप लोगों के पास में कोई आसपास में छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको ऐसी बातें आप लोग बोलोगे तो जिंदगी में वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद को इनकी जो मदर थी वो बोला करती थी कि मेरा बेटा चल के एक दिन ग्रेट रूलर बनेगा, यानी कि एक दिन ग्रेट रूलर बनेगा, रूल करेगा कंट्री के ऊपर एक दिन, ये इनकी मां बोलती थी। और वो चीजें साबित भी हो गई यहां पर एक तरीके से। कहीं ना कहीं इनकी जो जिंदगी है वो इसी पैटर्न में चली, और कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो थॉट जो था स्टार्टिंग से ही, कहीं ना कहीं इनके थॉट इनके माइंड में वो थॉट जो था, वो बीज था, उस थॉट का इनकी मां के द्वारा बो दिया गया था जब से इनकी जिंदगी आगे चली। तो आगे चलकर इनको यहां पर नोबेल प्राइज भी देखने को मिला। तो नोबेल प्राइज किस ईयर में इनको मिला है ये आप लोगों को बताना है, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी रिसेंटली इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो किस ईयर में मिला है ये आप लोगों को बताना है। और नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला है। तो जिस इंसान को नोबेल प्राइज पीस के लिए मिला है, ऐसे इंसान मुझे 2 लगते हैं।
जिनको देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है कई बार। एक तो ये हो गए और दूसरे हैं बराक ओबामा साहब। बराक ओबामा साहब को नोबेल प्राइज मिला यहाँ पर 2009 में, और जैसे ही यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर घुसे तो बराक ओबामा साहब के टाइम पर सबसे ज्यादा यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर 1 लाख के करीब इनके सोल्जर थे 2009 के बाद में। यानी कि जैसे ही नोबेल प्राइज मिल गया अब तो ठीक है यार, जो चाहिए तो वो मिल ही गया, अब क्या कर रहे हैं, अब तो बिल्कुल दबाकर लड़ो जितना लड़ना है। तो पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई यहां पर देखने को मिली अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही नोबेल प्राइज मिला। सेम फंडा इनका रहा यहां पर, जैसे ही नोबेल प्राइज मिला तो नोबेल प्राइज मिलते ही उससे पहले बड़ी शांति में काम कर रहे थे, शांति के नुमाइंदे थे, शांति के दूत थे, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे। जैसे ही यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर बने 2018 में अप्रैल के महीने में, तो यहां पर याद रखिएगा आप लोग समझ सकते हैं कि इससे पहले नहीं मिला है नोबेल प्राइज, इससे बाद में मिला है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग क्या क्या चीजें यहां पर ये पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। वो क्यों मिला था इनको नोबेल प्राइज, क्योंकि इन्होंने काफी सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आए, कंट्री के अंदर शांति बनाकर रखी, मीडिया के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे थे वो सारे हटा दिए, इसी के साथ में जो एरिट्रिया जो पड़ोसी देश है उसके साथ में शांति बनाकर रखी, काफी लंबे समय से दिक्कत चल रही थी। तो ये सारी चीजें यहां पर इस इंसान को, अरे यार आंसर आंसर दे दिया मैंने तो माइंड से निकल गया चलिए कोई नहीं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। 2020 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला ये आप लोग बताइए, ठीक है। और हाँ एक बात याद रखिएगा, याद आ गया मुझे फिर भूल जाता हूं, कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को तैयार करके जाना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस के फील्ड में तो खासकर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। साइंस के फील्ड में जनरल साइंस में आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछने को मिल जाते हैं वो क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है जिस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। कोई ऐसी एलईडी बन गई या फिर जीन कटिंग टेक्नोलॉजी आप लोग की आ गई, ये सारे जो भी हैं इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग ऑलरेडी सोच सकते हो एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में जो सोचे हुए क्वेश्चन भी अगर आप लोग तैयार करके नहीं जा रहे हैं तो फिर आप लोग रेस से बाहर हो जाते हो। यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो कम से कम आप लोगों को पता ही चाहिए कि अच्छा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि यहां से क्वेश्चन बन ही सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, जितने मैप में तैयार कराता हूं आप लोग, तो यहां से आप लोग सोच सकते हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज मिल गया। अभी यहां पर समझ लेते हैं किस पर्टिकुलर रीजन की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप लोग इस रीजन को पहले कंपेयर करेंगे अपनी कंट्री के साथ में तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी, यहां से इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोग जाएंगे तो ये हो गया इथियोपिया। तो ऐसे मैप में देखा कीजिए अपनी कंट्री कंपेयर में, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। इथियोपिया जो है यहाँ पर अदिस अबाब, इसकी कैपिटल है इथियोपिया की। और इथियोपिया के अंदर जो टिग्रे रीजन है यहाँ पर, ये टाइग्रे बोल सकते हैं आप लोग, ये है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिट्रिया के बीच में, और यहाँ पर हो गया इथियोपिया, ठीक है। पड़ोस में हो गया सुडान। सुडान और साउथ सुडान के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले ये एक ही कंट्री हुआ करता था, पर लेकिन 2011 में ये यहाँ पर अलग कंट्री हो गया, डिवाइड हो गया। जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे, ठीक है। यहां पर सोमालिया देखने को मिल रहा है, ये कीनिया हो गया, नैरोबी इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जगह जगह आप लोगों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात की है, तो ये तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टाइगर किसका पर्टिकुलर एरिया का रीजन है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आप लोगों से कोई पूछ रहे तो याद रखिएगा इसके अंदर 4 कंट्री है, एरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और इथियोपिया हो गया, ठीक है। तो डिजिब्यूटी नहीं जिबूती इसको बोलिएगा, यहां पर डी साइलेंट रहता है। तो ये 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है। तो कल को चलकर इथियोपिया के अंदर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इन चारों कंट्री के अंदर भी आप लोगों को शांति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पड़ोस में अगर दिक्कत रहती है, मारकाट होगी, तो दिक्कत यहां पर इनको भी होगी। 1971 की जो लड़ाई थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में थी, पर लेकिन इंडिया को उसका पार्ट बनना पड़ गया। रीजन क्या था, दुनिया भर के जो रिफ्यूजी थे हमारे देश में आ गए उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि शांति बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है। तो बातें यहां पर ये की जा रही है। अभी यहां पर क्या क्या चीजें, इसको थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड के साथ में समझाता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में जो है वो क्लैरिटी बनी रहे। जैसे ये नोबेल प्राइज जीतकर यहां पर आए, आप लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर इनके मिलिट्री ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलने लगे। यहां पर जो बेसिकली जो टाइग्रे रीजन है, इसके अंदर टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप लोग TPLF के बारे में अगर आप लोग थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं तालिबान के साथ में। तालिबान जिस तरीके से आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाए हुए हैं, और आगे चलकर यूएस से जो है तालिबान को बोल रहा है कि तुम जो है यहां पर आगे गवर्नमेंट बना लो, यानी कि एक तरीके से सारी चीजों को बर्बाद करने वाले इंसान को बोला रहा है कि तुम गवर्नमेंट बना लो। तो इससे क्या देखने को मिलता है, इससे ये देखने को मिलता है कि पहले बर्बादी मचाओ और फिर इतनी बर्बादी मचा दो कि सामने वाला घुटने टेक दे कि आ जाओ यार तुम भी गवर्नमेंट बना लो। यार उस इंसान को गवर्नमेंट बनाने के लिए बोला जा रहा है जिसने कभी रूल और रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं किया है, तो वो लॉ बनाएगा जो हमेशा से लॉ तोड़ता हुआ है। तो उसी के चलते यहां पर भी ये चीजें देखने को मिल रही है। तो यहां पर ये कुछ ऐसे ही तरीके के लोग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते थे
इसके अंदर बेसिकली टाइग्रे रीजन के अंदर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा बेसिकली जो इनके टाइग्रे जो रीजन के अंदर जो पर्टिकुलर कंट्री गवर्नमेंट है जैसे कि इथियोपिया की, तो यहाँ पर इनके मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया गया जो TPLF के द्वारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकी दादागिरी चलती है। तो यहां पर क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया TPLF को यहां पर सीनियर गवर्नमेंट की जो पोजीशन पर थे यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर ये यहां पर एबे साहब के द्वारा, यानी कि जैसे ही इनके द्वारा मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया तो तुरंत इनको यहां से गवर्नमेंट से हटा दिया, क्योंकि पावर है प्रेजेंट टाइम पे, ये प्राइम मिनिस्टर है तो एक तरीके से इनके हाथ में पावर है, तो इन्होंने यहां पर इनको हटा दिया। तो गवर्नमेंट जो है उसको साइड में फेंक दिया उठाकर और आगे इनको और ज्यादा एलिनेट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इनको साथ में लेकर चलने की कोई भी बात यहां पर नहीं सोची। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने पड़ोसी एरिया में अटैक करने स्टार्ट कर दिए, रॉकेट फेंकने स्टार्ट कर दिए, कोई यहां पर एरिट्रिया में फेंक दिया, कोई सोमालिया, कोई इस तरीके से पड़ोसी देश में जिबूती में। यानी कहने का मतलब यह है कि इनके द्वारा हरकतें करना पूरा स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि तुम अगर हमारे साथ में शांति में पेश नहीं आओगे तो पड़ोसी देश के साथ में हम तुम्हारे रिलेशन जो है वो खराब कर देंगे। तो ऐसी हरकतें इनके द्वारा करनी स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो भी शांति बनाए रखने की इनके द्वारा मुहिम चलाई गई थी एबे साहब के द्वारा, जो भी इनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो सारी चीजें जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई और फिर इनके द्वारा भी खूब मिलिट्री ऑपरेशन यहां पर स्टार्ट किए जा रहे हैं। अब आज की डेट में कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, पर लेकिन ये लंबे समय तक टिकने वाली चीजें नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे यहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। जैसे ग्रांड जो अगर बात करें यहां पर इथियोपियन रेनेसा डैम के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये आप लोगों ने देखा होगा ना, जो यहां पर एक काफी बड़ा डैम के बारे में बात करते हैं, नाइल रिवर के बारे में, जो मैंने आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस भी किया था। एक बार थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, लंबे समय तक याद रख पाएंगे आप लोग। फिर इसको टेलीग्राम पर देखिए, मैंने इसको पोस्ट भी किया था। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है पर्टिकुलर पिक्चर। तो इस पिक्चर के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये है पर्टिकुलर इथियोपिया। तो इथियोपिया के अंदर यहाँ पर ये ग्रांड इथियोपियन रेनेसा डैम, तो ये पर्टिकुलर नाइल रिवर है। अब आप लोगों को क्वेश्चन बताना है यहाँ पर, ये जो नाइल रिवर है यहाँ पर 2 लेक से निकल कर आती है। कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, फिर कल एक बार और बता दूंगा, तब तक आप लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर बताना है, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये कौन सी लेक से निकल कर आती है, ये वाली रिवर, और ये कौन सी लेक से निकल कर आती है, और इसको क्या पुकारा जाता है, लेफ्ट वाली को राइट वाली को क्या पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैप बेस्ड। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं यार छोटे छोटे, ये चीजें याद रखिएगा तो आप लोग एग्जाम में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और ये वो चीजें हैं जो कईयों बार मैं आप लोगों की रिवाइज करा चुका हूं, बार बार जब भी न्यूज में आती है। अभी बात करें तो यहाँ पर TPLF जो है उनके द्वारा फायर किए जा रहे हैं रॉकेट, जो एरिट्रिया यहाँ पर पर्टिकुलर टाइग्रे रीजन से। तो रीजन रियर में ये लगता है कि इसकी वजह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में लड़ाई लग सकती है कल को, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ये 4 कंट्री आप लोग याद रखिएगा। अब हमारी कंट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये तो इनकी इंटरनल चीजें होगी। अपनी कंट्री कैसे रिलेशन है इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया और इथियोपिया के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए है तो ये पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। इथियोपिया जो है वो यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रेसिपिएंट है, यानी कि हमारी कंट्री का जो क्रेडिट है, लाइन ऑफ क्रेडिट जो बोलते हैं, सस्ता क्रेडिट, जो सस्ता ब्याज देना, काफी अच्छा हमारी कंट्री के द्वारा लगभग 1 बिलियन के करीब दिया गया है, ताकि ये गांव वाले एरिया में बिजली प्रोवाइड करा सकें, शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी के मिल लगा सकें, और रेलवे लाइन को बिछा सकें। यानी कि हमारी कंट्री काफी लार्ज स्केल पर इथियोपिया वाले रीजन को सपोर्ट करती है, ये पर्टिकुलर अफ्रीका के अंदर में। टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन, यानी कि इंटरनेट का यूज कर यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से आप लोग एजुकेशन और मेडिसिन यानी कि हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसमें पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट हमारी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2007 में, क्योंकि हमारी कंट्री आईटी के फील्ड में एक अच्छा खासा एक तरीके से अपना पैर जमा कर रखती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में बायलैटरल ट्रेड के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 1.28 बिलियन, तो यहाँ पर डेटा 2018-19 का यहाँ पर ये हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, पर अप्रोक्सीमेट आप लोगों को इतना देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखनी है कि हम लोग इथियोपिया को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन इंपोर्ट हम लोग काफी कम करते हैं। तो इथियोपिया को हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं चीजें वो है 1.2 बिलियन की, और जो वहां से इंपोर्ट करते हैं वो है लगभग 55 मिलियन की, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे देश की बहुत सारी कंपनी है इथियोपिया के अंदर, लगभग 586 के करीब कंपनी आप लोगों को इंडिया की इथियोपिया के अंदर देखने को मिलेगी, जिनके द्वारा 4 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इथियोपिया के अंदर किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर वहां पर लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, लगभग 55,000 के करीब लोग जो है हमारी कंट्री कंपनी में वहां पर काम करते हैं, जो कि इथियोपिया के अंदर हमारी कंट्री काम करती है।
58% के करीब इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है, कुछ चीजें बनाना, और बाकी का लगभग 15% के करीब आप लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर और दूसरे एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2019 में महात्मा गांधी जी की जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, और वो पूरा 2019-20 तक पूरा वो चला यहाँ पर लंबे समय तक का सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर जो इंडिया का मिशन है यहाँ पर बेसिकली जो इथियोपिया के अंदर में, उसमें 150वां सेलिब्रेशन यहाँ पर किया गया अदिस अबाब, यहाँ पर अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर को। तो इसलिए यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। अच्छा, गांधी जी की जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है, गांधी जी की समाधि का नाम पता है आप लोग? इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम पता है आप लोगों को? ये छोटी छोटी चीजें कई बार आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर ये मैच करने के लिए भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को छोटी छोटी चीजें खासकर इनके बारे में याद रखेगा, जो चीजें इस तरीके से न्यूज में रहती है। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए जो यहां पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहां पर इनको बेसिकली मिलकर काम करना चाहिए, कैसे रीजन में एस्टेब्लिशमेंट करना है। टीपीएलएफ के साथ मिलकर काम करिए यहां पर, इनको ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से निकाल कर फेंक दे। ठीक है, कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है बात करने का, वो सोचें। किस तरीके से पीसफुली कंट्री को आगे लेकर चल सकते हैं वो सोचें। अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग रीजन है, और फेडरल जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग शांति बनाकर रख सकते हैं एक दूसरे के साथ में, संघवाद के ढांचे में काम कर सकते हैं कैसे, वो चीजें आप लोग यहां पर लेकर चलनी पड़ेगी। और बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट यहां पर इसीलिए इसको बोला जा रहा है संघवाद का ढांचा। तो पावर होनी चाहिए, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर लेकर बैठ जाए, वही बस है। आप लोगों को याद होगा नैनो मैगजीन में एक डिटेल में मैंने आर्टिकल भी डिस्कस किया था आप लोगों से अभी रिसेंटली, जिसमें बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट न बोलकर यूनियन गवर्नमेंट बोलना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट से पॉजिटिविटी ये निकल कर आती है कि ये यूनियन की गवर्नमेंट है, यानी कि मिलजुल कर काम करने वाली गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा लगता है कि इसके अंदर काम कर रहे हैं सारे लोग, तो वो वाली चीजें है। सिविल अगर बात करें यहां पर सेफ्टी और जो सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि लोग मारे जा रहे हैं, और अफ्रीकन यूनियन जो है वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है ना, उसके अंदर 27 मेंबर है, वो यहां पर शांति बनाए रखने का काम करती है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर कितने मेंबर है बताइए जरा? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली रिवीजन आप लोग करते रहा कीजिए, तभी आप लोग चीजें जो हैं वो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड भी और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी इंक्वायरी की जो पावर है यहां पर सोशल मीडिया पे लेकर लेजिस्लेचर को, उसमें कुछ बातें बोली गई हैं। अभी हुआ क्या है यहां पर, बेसिकली फेसबुक के कई सारे जो ऑफिशियल है उनको बार बार सीनियर ऑफिशियल को बुलाया जा रहा है। दिल्ली असेंबली में जो यहाँ पर एक कमेटी है, यहाँ पर असेंबली के अंदर में उनके द्वारा बार बार उनको समन किया जा रहा है, दिल्ली असेंबली कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी। तो जो उसमें बुलाया जा रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे 2020 में, उसमें किस तरीके से फेसबुक का रोल रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फेसबुक के ऊपर शेयर की जाती हैं दबाकर, तो फिर किस तरीके की चीजें आगे बढ़ती हैं, तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि इस तरीके से आप लोग फेसबुक के जो ऑफिशियल है उनको आप लोग समन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ये पार्लियामेंट के अंदर का मुद्दा है यहाँ पर ये, और ये काम जो होना चाहिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जुडिक्शन का काम है, यानी कि असेंबली जो है जो इस तरीके से काम कर रही है, ये जो मैटर है ये आईटी रूल के हिसाब से चलता है, और आईटी रूल जो है 2020 उसके हिसाब से अगर काम किया जाए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आती है, ना कि दिल्ली असेंबली के हाथ में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, दिल्ली असेंबली के हाथ में जो पावर है लिमिटेड, ठीक है, वो भी बेसिकली इनको अप्रूव इस तरीके से नहीं कि खुद की पावर है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन की टेरिटरी है, तो वहां पर वो इस तरीके से इतना काम नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बातें निकल कर आई यहां पर कि दिल्ली जो है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगी, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, अगर पुलिस के बारे में आप लोग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बनाने का भी काम मैक्सिमम जो है वो यहां पर यूनियन टेरिटरी है, तो कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर देखेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आर्ग्यू कर रही है, दिल्ली असेंबली क्या कर रही है, वो उसके ऊपर कोई जुडिक्शन नहीं है, यानी कि उसके हाथ में ये मैटर आता ही नहीं है कि वो इस मैटर को देखे। एक तो नॉर्मल स्टेट हमारी कंट्री में से 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट के बाद में खुद का चीफ मिनिस्टर है, खुद का गवर्नर है, खुद की पुलिस है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबकी अपनी अपनी खुद की पुलिस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं तमिलनाडु पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो ये सारी खुद की पुलिस है इनके पास में, तो वो खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। पर लेकिन नॉर्मली अगर बात करें यहां पर दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर में आती है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के सारे मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं।
उनको मेंटेन रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये गवर्न किए जाते हैं आईटी एक्ट जो हमारी कंट्री का है पार्लियामेंट का, उससे। तो इसलिए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तो उसके पास में कोई ज्यादा पावर इससे रिलेटेड रह नहीं जाती है। तो कोर्ट के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि जो समन किया गया यहां पर असेंबली के द्वारा, तो ये देखिए इस तरीके से आप लोग फंक्शन बेसिकली नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल समन ही नहीं कर सकते, ठीक है, पर नॉर्मल स्टेट यहां पर ये काम कर सकता है जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आता है। तो असेंबली जो है उसके पास में बोला कि असेंबली के पास में बोला गया कि ओनली परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शन है उसके पास में उनके ऊपर काम करना चाहिए, जिससे गवर्नेंस के इशू हो गए, ठीक है, जो इसेंशियल फंक्शन है जो काम कर सकते हैं असेंबली में, ठीक है, तो वो उन कमिटी को उनके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, ना कि इन मुद्दों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये इनके अंडर में नहीं आता है, तो ये बस समझाने की कोशिश की गई है। और अगर कोई ऐसा आता भी है, अगर कोई ऐसा इंक्वायरी करनी है, कोई ऐसा रिकमेंडेटरी नेचर है, तो यहां पर ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग फोकस देकर चलिए। बाकी का जो यहां पर चीजें हैं ये इस तरीके से, ये रिजर्व है बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का, उसी के पास में आप लोग इनको छोड़ दीजिए। आप लोग इसके अंदर ज्यादा ताका झाकी आनाकानी मत कीजिए। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि नॉर्मली एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सारा मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहे, क्योंकि उसी के रूल के हिसाब से, पार्लियामेंट के रूल के हिसाब से यहां पर ये चीजें चल रही हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्डिक्ट, खासकर इस टाइम पर जब बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में रस्साकशी चल रही है, तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि जो आईटी कंपनी है, जो इंटरमीडिएटरी रूल अभी इनको फॉलो करने के लिए बोले गए थे हमारी कंट्री में, जो आईटी रूल अभी आए थे यहां पर 26 फरवरी से हमारी कंट्री में, और उनको 26 मई तक का टारगेट दिया था, वो कई सारी कंपनीज को फॉलो नहीं कर रही है। तो उसके चलते भी यहां पर यह भी दिक्कत सॉरी जो अभी चीजें यहां पर देखने को मिली, तो उसके चलते यहां पर ये मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि दो जगह क्लैरिटी आ गई। एक तो सेंटर और जो यहां पर दिल्ली के बीच में रस्साकशी चल रही है उसमें और क्लैरिटी आएगी कौन किस एरिया में काम कर सकते हैं। दूसरा सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरी अपने आप को बोल बोल के बच जाती थी। देखिए आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अकाउंट बना रखा है फेसबुक पर, मैं अकाउंट बना रखा है इंस्टाग्राम पर, मैंने अकाउंट बना रखा है ट्विटर पर, ठीक है, तो यहां पर आप लोग को अकाउंट देखने को मिलते हैं। तो वो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि मैंने उसको खरीद रखा है, ठीक है, मैंने एक अकाउंट बना रखा है, आप लोग वहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो भी बातें होती हैं, जो चीजें शेयर करता हूं, अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो आप लोग दूसरों को शेयर करते हैं वो चीजें। तो एक तरीके से ये शेयरिंग मीडियम यहां पर बना हुआ है। पर लेकिन एक मुद्दा आप लोग यहां पर ये समझिए कि कल को चलकर मैंने कोई इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो अपलोड कर दी या फेसबुक पर कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जिसमें किसी को मारते काटते हुए दिखाया गया, ठीक है, अब वहां पर वो जिसकी वजह से दंगे हो गए, पता चला कोई हिंदू मुस्लिम का या मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, तो कुछ ऐसी दिक्कत हो गई यहां पर, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगी यहां पर। तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खराब हो जाएगी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी यहां पर, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की, तो ये स्टेट की रहेगी। तो स्टेट किससे बोलेगा जाकर, एक तो मुझे पकड़ेगा आकर कि एक इंसान ने यहां पर ये हरकतें की है, और दूसरा यहां पर फेसबुक को पकड़ेगा जाकर कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर ये हरकतें की है। तो फेसबुक ये बोलता है कि मुझे मत काउंट करो, मतलब फेसबुक नहीं, सारी सोशल मीडिया हैंडल वो ये बोलते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएटरी हैं, हम लोगों ने तो इनको जगह दे रखी है कि ये हमारा बेसिकली दुकान है, हमने किराए पर दे दी, और तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाकर अपना काम करो इसके ऊपर, यानी कि हम लोग इंटरमीडिएटरी हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में होगा। अब इंडिविजुअल को तो बोल नहीं सकते थे कि तुम ये हरकतें मत करो। अगर कोई क्रिमिनल कैटेगरी का कोई इंसान है वो तो ये हरकतें करेगा ही करेगा, उसको तो मान लीजिए किसी इंसान के द्वारा कोई मर्डर कर उसको सुकून मिलता है, ठीक है, और वो तो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ही करेगा, उसको किसी के साथ में लड़ाई करने में सुकून मिलता है। अब तुम बोलने लगो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो बस इसको किराए पर दे दिया, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने अपना जो कमरा था या फ्लैट था वो किराए पर दिया, और वहां पर जाकर सबको ड्रग का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे धंधे कर रहे हैं, बंदूकें बेच रहे हैं वहां पर बैठकर। तुम ये बोलने लगो मैंने तो बस उनको किराए पर दे रखा, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। ये थोड़ी ना कि तुमने बस देखकर तुम अपना काम छोड़ दिया। ये है कि बस जिस तरीके से कई बार सोचते हैं कि लड़की का ब्याह कर दो और बस हो गया, बस सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हट गई। लड़की की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आखिरी दम तक रहती है, और लड़की की नहीं, लड़के की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। और जिस तरीके से उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दो अगर, तो ज्यादा बेटर है। तो रूम उसी इंसान को दो ना जो पढ़ा लिखा इंसान हो, जॉब कर रहा हो, ना कि वहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हो। तो ये चीज है। तो अगर आप लोग यहां पर लग रहा है कोई क्रिमिनल कैटेगरी का इंसान है, तो उसके अकाउंट जो है उनको सस्पेंड करो तुरंत, अगर कोई एक्टिविटी तुमको देखने को मिलती है। ये बोलकर कि हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे पल्ला थोड़ी ना झाड़ा जाता है। तो ये बातें बोल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी ये बोला कि जो इंटरमीडिएटरी जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बोलते हैं कि हम लोग बस हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम लोग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। आज की डेट में अगर बात करें कि रियल वर्ल्ड में जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बना रखे हैं, ये एक तरीके से डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी राज्य के ऊपर, उसकी गवर्नेंस के ऊपर। जरा सी देर में चीजें वायरल होती है, ट्रेंड करने लगती है, जरा सी देर में गवर्नमेंट के ऊपर जरा सी देर में प्रेशर बनने लगता है आपकी इन सब चीजों की वजह से। और आप लोग बोल रहे हैं बस हम लोग इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है। इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म नहीं हो आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी हो दूसरे वाली, जैसी हरकतें चल रही हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को हक दे रखे हैं वो सही बात है, पर
लेकिन एक बैलेंस बनाकर भी आप लोगों को चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है, आप लोग क्वेश्चन ऐसे नहीं कि एक साइड का लिखना है, आप लोग गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को भी लोगों की जो फ्रीडम है उसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबका सर्विलेंस कर रही है। तो के.एस. पुत्तास्वामी केस जब आया था 2017 में, उसने ये बोला कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दो आर्टिकल 21 के तहत। तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट अगर आर्टिकल 21 के तहत बन जाती है तो इसका मतलब ये हो गया ना सीधा सीधा कि यहां पर गवर्नमेंट को भी लोगों को उनका फ्रीडम देना चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत उनको भी बात रखने का हक है यार, आप लोग क्यों उनको हक नहीं दे रहे हो? तो ये यहां पर अपना काम दोनों को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा और जो ये सोशल मीडिया हैंडल है इनको भी करना पड़ेगा। अभी यहां पर एक और छोटा सा यहां पर एक जो बेसिकली पॉइंट है क्या हो गया, एक और छोटा सा पॉइंट है यहां पर कि दिल्ली की जो असेंबली है यहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बेसिकली मेंटेन रखने वाली बात आती है। चलिए वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, पर फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर ये फेसबुक को समन कर सकते हैं। पर ये चलिए ये तो असेंबली की बात होगी दिल्ली की, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। अब इससे क्या हो गया, इससे दूसरे राज्य के हाथ में पावर आ गई जो खुद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राज्य के हाथ में है, तो दूसरे राज्य जिनके हाथ में पुलिस भी है और लॉ एंड ऑर्डर भी है, अब वो यहां पर सोशल मीडिया हैंडल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्रूटनी की कैटेगरी में उनको रख सकते हैं। जैसे अलग अलग राज्य के द्वारा भी कई सारे नोटिस निकाले गए सोशल मीडिया हैंडल के लिए, तो उसमें कैसे आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर रखना है वो देखना पड़ेगा। तो ज्यादा स्क्रूटनी अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकती है जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, यानी कि सोशल मीडिया हैंडल के जो गले में भी पट्टा पड़ सकता है आने वाले टाइम में, ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है इनके द्वारा। आप लोग ही क्या रहे हैं ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, यहां पर अभी इसके बारे में आईटी रूल जो आई है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो नए आईटी रूल आए हैं वो क्या है, तो डिटेल में वीडियो बना रखी है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीजें, उसको जाकर देख लीजिएगा। जिसने देख रखा है वो अगर रिविजन करना हो तो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर भी और इस वीडियो के नीचे भी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, वैसे सर्च कर लीजिएगा आईटी के जो रूल है यहाँ पर ये 2021 के बाई वीर, तो आप लोगों को आ जाएगा सामने। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ये बेसिकली यूएसए की जो पावर डिक्लाइन हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो यूएसए की पावर डिक्लाइन हो रही है इसके बारे में बात करने के लिए इसने यहां पर रेफरेंस किसका लिया है, रेफरेंस लिया है यहां पर एक किताब का। ठीक है, ये यहां पर जो किताब है यहां पर बोला गया ए न्यू कोल्ड वॉर। ठीक है, तो एक न्यू कोल्ड वॉर जो है यहां पर ये संजय बारू और राहुल जो शर्मा है उनके द्वारा ये एडिट की गई है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां से जो मुद्दा उठा के लेकर आए हैं यहां पर ये बेसिकली थोड़ा सा पास्ट का मुद्दा इन्होंने लेकर चले हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम था हेनरी किसिंजर। ठीक है, तो अभी यहां पर रिसेंटली क्या हुआ, 2021 में यहां पर 50वीं एनिवर्सरी होगी जब यहां पर ये चाइना में इनकी फेमस विजिट हुई थी 1971 में। तो इसी के चलते यहां पर कोल्ड वॉर को जो खत्म हुए अभी यहां पर 1990 में आप लोगों की कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो उसके चलते यहां पर अभी कोल्ड वॉर के भी यहां पर 30वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो यानी कि 2021 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। 1971 की वॉर हुई थी, उसकी भी 50 साल अभी पूरे हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात किया था ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में, तो 1921 में जो स्टार्ट किया गया था और अभी 2021 में उसको पूरे 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो इससे चलते आप लोगों से रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट उनसे रिलेटेड आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो ये तरीके होते हैं गेस करने के क्वेश्चन कहां से बन सकता है। अभी अगर बात करते हैं तो यहां पर इनके एस्से के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा बात की गई थी यहां पर लिबरलिज्म वर्सेस मोरल प्रेगमेटिज्म। तो इसके बारे में यानी कि बुराई उदारवाद और इसी के साथ में बनाम जो नैतिकता का जो व्यवहार होता है उसके ऊपर एक एस्से इनके द्वारा लिखा गया था, जिसमें यहां पर किसिंजर साहब जो है इनके द्वारा एक रियलिस्टिक और प्रेगमेटिक स्टेप बताया था कि कैसे यूएसए जो है वो यहां पर चीजों को लेकर चल सकता है, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया इनके आइडिया को। तो यहां पर आज की डेट में यूएसए डोमेस्टिकली भी और एक्सटर्नल लेवल पर भी यूएसए की जो खस्ता हालत हो चुकी है ये बातें बोलने की कोशिश की गई है। 2004 से लेकर 2019 तक का जो यूएसए की एयरफोर्स के द्वारा लगभग अगर बात करें जो डेटा निकल कर आ रहा है, तो यहां पर इनके द्वारा 1,75,842 बॉम्ब गिराए गए हैं अलग अलग कंट्री में। समझ सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन है यहाँ पर। 2004 से 2019 तक का 1.25 लाख के करीब बॉम्ब इनके द्वारा अलग अलग कंट्री पर गिराए गए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूएसए की एयरफोर्स बोल रही है। एयरफोर्स जो यूएसए की है यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल कमांड, उसका डेटा है यहाँ पर। ये जो बॉम्ब गिराए गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हवाई जहाज बॉम्ब गिरा रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर पैमाना लेकर तो बिल्कुल बैठा नहीं है। कई बार पता चला यहाँ गिरना था तो वो यहाँ गिर गया, और पता चला यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे जिनका कोई लड़ाई से रीजन ही नहीं है। तो बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं वो इसकी जो एक्यूरेट तरीके से नहीं गिरता, दुनिया भर के इनोसेंट लोग भी जान गए हैं। अगर बात करें ब्राउन यूनिवर्सिटी जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूट है कोल्ड वॉर के बारे में, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद में यहां पर लगभग 7 से
7,70,000 से लेके 8 लाख तक का यहां पर लोगों की जान गई है, अगर बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर लड़ाई में, जो भी यहां पर ये लड़ाई चली इतने लंबे समय तक। इसी के साथ में बात करें 5.1 ट्रिलियन का यहां पर रिसोर्सेज का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी घटिया रही है, जो इसको तरीके से उनके द्वारा लेकर चला गया, इनका ये हाल होना ही था। आज की डेट में अफगानिस्तान से घुटने टेक कर बाहर निकले तो ये तरीका था, क्योंकि अगर इंसान जो है अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज नहीं करेगा और फालतू में किसी के पछड़े में टांग अड़ाएगा और अपनी दादागिरी दिखाएगा, तो फिर ये चीजें देखने को मिलती है। 5.1 ट्रिलियन जो है ये अपनी ये जो बेसिकली पैसा है बर्बाद कर चुके हैं। हमारी कंट्री की पूरी जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी हमारी 3 ट्रिलियन के करीब है, उसका भी लगभग आप लोग देखते हैं यहां पर डबल से कुछ कम यहां पर इनके द्वारा ये आज की डेट में अपना बर्बाद कर दिया गया है, और इसके चलते 8 लाख के करीब लोगों की जान चली गई है। तो क्या ये सही पॉलिसी आप लोग बोलोगे यूएसए की? तो यूएसए की ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। आगे अगर बात करें, यहां पर इंपोर्टेंट मुद्दा है, बात करेंगे यहां पर एक्सटर्नली अगर देखें यूएसए की जो यहां पर अगर बात करें, यहां पर यूएसए सो रहा था, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग सो रहे हो और सामने वाला तैयारी कर रहे हैं, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप लोग आगे खुलेगी, अच्छा वो निकल गया। तो चाइना यहां पर आगे निकल गया जब यूएसए सो रहा था। 1980s में जो चाइना की परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थी यहां पर ये 10% थी यूएसए की, और आज के में 2014 में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना के अंदर में है। बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी जो चैलेंज है यूएसए के सामने, अब चाइना आकर खड़ा हो गया है। तो जो भी मिस्टेक यहां पर की गई है उनको अगर सुधारना है, तो इस किताब के अंदर जो बातें लिखी गई हैं यहां पर बेसिकली जो किसिंजर के द्वारा जो बातें बोली गई उनको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में बोलो तो यहां पर ये किताब जो है इसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस किताब में जो बातें लिखी हैं उनको एक्सप्लेन यहां पर किया गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई इंसान बर्बाद हो रहा है तो उसकी बर्बादी का रीजन वो खुद ही है, दूर देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांको तो आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ओके। आइए अब जल्दी से थोड़ा सा यहां पर एक आंसर के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, जो आंसर दिए गए चित्रा जी के द्वारा आंसर दिए गए, काफी अच्छे तरीके से आंसर यहां पर प्रेजेंट किए गए। पहले तो पर्शियन गल्फ और यहां पर गल्फ ऑफ ओमन के बीच में ये स्टेट ऑफ हार्मोज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था, ठीक है। तो यहां पर ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है यहां पर ये देखिएगा, ये यहां और यहां पर ये स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। H1N1 के बारे में स्वाइन फ्लू से रिलेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, 1986 में आई, और दूसरी जो यहां पर अभी आई वो अजय 2020 में तीसरी पॉलिसी, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसके चलते ये चीजें जो है इसको चेंज किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्केंट लिस्ट में, पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था एजुकेशन सब्जेक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो पता होना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है यहां पर ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, इसके बारे में 12 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था ना, 11 जुलाई था ये। चलिए प्रिंट मिस्टेक है, पर लेकिन जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो ये था यहां पर, और उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पर अभी अपनी पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉलिसी भी लाई गई। सागर मिशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, यानी कि इंडियन ओशन के बारे में बात की गई, तो याद रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में यहां पर साइन की गई थी जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलकर, बेसिकली अयूब खान साहब जो थे इनके द्वारा, और वर्ल्ड बैंक यहां पर बिचौलिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये याद रखना, ठीक है। तो ये यहां पर 11 जुलाई याद रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर जो न्यूज है कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर उत्तराखंड के अंदर कल आप लोगों को, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पर जो मैक्लोडगंज है वहां पर ये फ्लड वाटर आप लोगों को देखने को मिला, एक क्लाउड ब्रस्ट हो गया, जिसके चलते सिचुएशन देखने को मिली। तो इन्वायरमेंट का ये क्या कहर है वो आप लोग देखते हैं आज के डेट में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। नीतीश कुमार साहब जो है वो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ऐसे पॉसिबल नहीं है कि लॉ बनाकर ऐसे हम लोग चीजों को रोक पाएंगे, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आगे नेपाल की खस्ता हालत हो गई है, देखिए पता होना चाहिए बस देश में क्या चल रहा है, ठीक है। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इन चीजों के अंदर, ये पॉलिटिकल चीजें होती हैं, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों से, ठीक है। तो नेपाल के अंदर क्या हुआ, केपी शर्मा ओली को हटाकर अभी यहां पर बेसिकली जो नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं यहां पर, तो यहां पर इनका नाम है बेसिकली सेव बहादुर देवबा, ठीक है। तो ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो इंडिया के फेवर में नहीं थे यहां पर, ये इंडिया के लिए गंदा इंसान था, यहां पर ये उल्टे सीधे कमेंट करता था इंडिया के बारे में, तो इसलिए यहां पर सच ही ये अपने कंट्री के तो ये फायदे के लिए है। अब यहां पर कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके साथ में नॉर्मल रिलेशन हो सकते हैं, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। बाकी नेपाल जो है वो ये चलता रहता है, बड़ा ही नॉर्मल है नेपाल के अंदर। इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो यहां पर इन्फ्लेशन जो है वो बोला जा रहा है कि रिमेन अबव द 6%। नॉर्मली इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 ± 2, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। पर लेकिन जब फ्यूल प्राइस बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट रहता है यहां पर ये कि इन्फ्लेशन को आप लोगों को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। आगे बात करें क्यूबा के अंदर अभी यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, तो क्यूबा मैप में कहां है अपनी कंट्री के कंपेयर में, ये देखिएगा क्यूबन जो यहां पर
जो हवाना सी कैपिटल है पीसो, और इसी के साथ में क्यूबन जो कन्वर्टेबल जो बेसिकली इसकी करेंसी का नाम है, और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि न्यूज में, तो इनकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है वो तो नहीं पूछेंगे। क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस कब था ये पूछ लेंगे। क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर के टाइम पर देखने को मिला था यूएसए और यूएसआर के बीच में। तो 1962 में यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल यहां पर लाकर रख दी थी बिल्कुल यूएसए के नीचे, तो यूएसए को लगा दिक्कत होने वाली, तो फिर दोनों ने सुलह कर ली थी। ठीक है, आगे बात करें यहां पर, अभी रिसेंटली यहां पर एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी बॉडी पाई गई, तो बोला गया यहां पर रेलवे ट्रैक पर कि कस्टोडियल डेथ है। तो हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कई बार अपना पर्सनल जो है इशू भी इसमें कई बार ठूस देते हैं, तो इसके चलते कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो बोला गया था कि एक एसआई थे, उन्होंने घर से बुलाया और घर से ले गए पापा को लेकर यहां पर, और फिर यहां पर उनकी बॉडी मिली। तो इस तरीके से यहां पर ये कस्टोडियल डेथ की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखते हैं क्या कंडीशन आगे। 78 गर्ल्स जो है उनको पाया गया यहां पर कि डर्टी रूम के अंदर बड़े गलत तरीके से यहां पर उनको रखा गया था, तो मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्पेक्ट किया गया, तो उसके चलते अब चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, वो भी कोविड-19 के टाइम पर। ठीक है, तो यहां पर ये प्राइवेट शेल्टर था जहां पर 78 लड़कियों को रखा गया था बड़े ही गलत तरीके से, वेरी स्मॉल रूम में, एक बेसिकली क्राउडेड प्लेस पे। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको सुधारना चाहिए। बिहार ने अपना एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया फिर से, तो ये एक अच्छी बात है। तो देखते हैं कब चीजें यहां पर सही चल पाती हैं। घर से मत निकलिए, बारिश वगैरह हो रही है और ऐसी जगह पर मत जाइए। अभी लगभग 68 के करीब लोगों की जान जा चुकी है 3 राज्य के अंदर में लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के अंदर तो आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, यहां पर ये जयपुर के अंदर में लाइट गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। तो ये काफी एक बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए यार, ये चीजें जरूरी हैं। जीका वायरस आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड एक बीमारी है माइक्रोसिफेली, याद रखिएगा। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो बच्चा है उसका सर जो होता है वो छोटा हो जाता है जो इसकी वजह से, और ये एंडीज जो है जीका उसकी वजह से यहां पर फैलता है मच्छर, और प्रेग्नेंट वुमेन को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो बिलो एवरेज साइज रहता है इसकी वजह से, और ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो एबनॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेस देन 32 सेंटीमीटर आप लोगों को सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगी बच्चे की, जो कि गलत है। तो ये बीमारी की वजह से होता है। तो इन माइक्रोसिफेली के बारे में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाकी यहां पर अपनी कंट्री की बनाई हुई दवाई, वो बेसिकली जो इंक है वो यूज करनी चाहिए पुराने टाइम से। तो यहां पर उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से अपनी कंट्री के चीजों पर फोकस देना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, वो आप लोग देख रहे हैं, तो कैसे शांति बनाकर रखनी है तो वो देखना पड़ेगा। तो अभी यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो है डोमिनेशन जो चल रहा है, देखते हैं कि रसिया, इंडिया और जो चाइना वगैरह मिलकर कैसे शांति रख पाते हैं और पाकिस्तान को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर अभी बात करें हमारी कंट्री के जो नए मिनिस्टर यहां पर है जो यहां पर जी गिरीशन रेड्डी, उनके द्वारा विजिट किया गया यहां पर जो नेशनल आर्ट आर्काइव के अंदर। तो बोला गया सारी जो डिजिटल किया जाएगा जो रिकॉर्ड यहां पर है, यानी कि अपनी कंट्री के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। हमारी कंट्री में अभी यहां पर आप लोगों को जो सेशन देखने को मिलेगा नेक्स्ट, अभी हमारी कंट्री में जो सेशन आएगा मॉनसून सेशन, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर काफी सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे कि 323 लोकसभा और 205 जो राज्यसभा, वो ऑलरेडी डोज ले चुके हैं वैक्सीन के। ठीक है, बोथ डोज। तो अब यहां पर इनको आराम से अलाउ किया जा सकता है पार्लियामेंट के सेशन चलाने के लिए, ऐसी बात बोली गई। बाकी यहां पर यूईएफए जो यूरो कप है 2020, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इटली के द्वारा जीत लिया गया है। ठीक है, तो इटली के द्वारा इंग्लैंड को हराया गया है, तो इसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा सा आइडिया रखेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अरावली रेंज। अभी हाईकोर्ट के द्वारा भी कई बार बोला गया कि बेसिकली जो ये अरावली रेंज है इसको काफी एनक्रोच किया जा रहा है, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें थी। तो गुरु शिखर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के अंदर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और माउंट आबू आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।